नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 109 की एक सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ है। ये हादसा यहां की चिंटल्स पैराडिसो हाउसिंग सोसाइटी के एक टावर में हुआ। इस टावर की 6ठी मंजिल के डाइनिंग एरिया की छत गिर गई, जिससे नीचे की 5 मंजिल तक की छत भी गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरी रात एनडीआरएफ की टीम मलबे में दबे एक शख्स को बाहर निकालने में जुटी रही। आज सुबह उसे बाहर निकालने में कामयाबी मिली। एनडीआरएफ की टीम सीढ़ियों के रास्ते उन्हें लेकर आई। वो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। सोसाइटी के लोग इस घटना के बाद काफी गुस्से में हैं। उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी झड़प भी हुई है। हालांकि 5वीं, 4थी, 3री मंजिल पर कोई नहीं रहता था, लेकिन अगर ये फ्लोर भी भरे होते तो ये हादसा काफी बड़ा हो सकता था। और निश्चित तौर पर लोग काफी नाराज हैं इस घटना से। मैम क्या कहेंगी? मैम क्या कहेंगे? एनीथिंग यू वांट टू से मैम? एनीथिंग यू वांट टू? अभी नहीं हमारे पास कुछ नहीं। बहुत बुरा हाल हुआ जी यहाँ पे, बहुत ज्यादा। आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? इनके साथ भी पहले इंसिडेंट हो चुका है। बालकनी तक इनकी कलेक्ट हुई है। तो कंप्लेन आपने दे रखी थी? कंप्लेन भी हुई है। कोई कुछ रात के 12 बजे तक थाने के अंदर भी बैठे रहे हम लोग। डीसी साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया, कुछ करा नहीं। इससे पहले पकड़ लिया था टावर में। और सोसाइटी में रहने वाले दहशत में भी हैं। पूरी रात वहां बचाव अभियान चलता रहा है। सोसाइटी के लोग अपने घरों से बाहर रहे रात भर। इस हादसे की जांच एडीसी विश्राम कुमार मीना को सौंपी गई है, जो संबंधित विभागों के अधिकारियों और सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भी जांच में शामिल करेंगे। पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश जारी है। 2 लोगों की मौत की उसमें पुष्टि हुई है। उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 डीएसपी को लगाया गया है मामले की छानबीन करने के लिए। जो भी दोषी होगा उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हो सकता है 6ठे फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन के चलते ये हादसा हुआ हो, क्योंकि हर फ्लोर पर बाकी किसी भी एरिया को नुकसान नहीं हुआ है। पता चला है वो ये चला कि 6th फ्लोर पे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी और शुरुआती तौर पे ये पता चला कि बिल्डर के द्वारा वो एक्टिविटीज की जा रही थी। एक रीजन ये हो सकता है, हालांकि अभी इसमें कोई आधिकारिक इंक्वायरी या जांच नहीं कराई गई है, बट एक रीजन ये हो सकता है कि वहां पे एक्स्ट्रा लोड होने की वजह से जो स्लैब है वो लोड ना ले पाई हो नीचे की, क्योंकि पिलर्स को कहीं भी कोई डैमेज नहीं है। पिलर्स अभी भी प्रॉपर्ली खड़े हैं और इसी वजह से किसी भी फ्लोर पे उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर के बाकी सारे रूम्स इंटैक्ट हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संदीप बरसाइया हैं, इसी सोसाइटी के निवासी हैं, और दीक्षु सी कुकरेजा हैं, आर्किटेक्ट हैं। दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने क्या कल शाम में देखा, सुना, क्या आप लोगों का कहना है किस कारण से हो सकता है ये डाइनिंग एरिया की छत गिरी हो? शाम को इस 6th फ्लोर पर, डी टावर के 6th फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी। डाइनिंग एरिया के लेंटर को रिपेयर किया जा रहा था। रिपेयर के दौरान ही उसमें कुछ क्रैक्स आए और वो 6th फ्लोर का जो ड्राइंग एरिया का लेंटर था वो फेल डाउन, लाइक 5th फ्लोर पर आ गया। 5th से 4th पे आया और वो सेटल डाउन हुआ 1st फ्लोर पर आके। तो 1st फ्लोर पर आके मिस्टर अरुण और उनकी वाइफ थे, तो वो उसके अंदर दब गए। अरुण जी को रेस्क्यू कर लिया गया है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। और एक 2nd फ्लोर पर लेडी थी, उनको भी रेस्क्यू किया, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई है। टोटल 2 कैजुअलिटी हो गई हमारे यहाँ। और एक अरुण जी है जो IAS ऑफिसर है, उनको बचा लिया गया है। एनडीआरएफ ने काफी अच्छा काम किया है। बेसिकली देखिए क्या है कि हम लोगों ने आज से जुलाई के महीने में भी एक जगह पे एच टावर में भी एक छोटी सी घटना हुई थी। उसकी हम लोगों ने पुलिस में एफआईआर करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने कहा हमारा काम नहीं है। तो हम लोगों ने सीएम विंडो पे एक ट्वीट किया था, तो उन्होंने एक अधिकारी भेजे थे जो मिस्टर भट्ट हैं, जो टाउन प्लानिंग के यहाँ के हेड हैं गुड़गांव के, वो आए थे हमारे यहाँ।
उन्होंने सर्वे कराया, ऑडिट की इंक्वायरी के लिए बोला, तो हमारे ऑडिट भी हुआ। ऑडिट के बाद रिपोर्ट आई, बट रिपोर्ट इतनी लाइट आई कि उसमें लिखा गया कि छुटपुट माइनर डिफेक्ट है जो सुलझा लिए जाएंगे और बिल्डर उसको ठीक कर देगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज देखिए वही चीज हुई और फिर उसका हादसा हो गया। अगर उस टाइम मेजर स्टेप ले लिए जाते, और उस टाइम हम लोगों का डिमांड था कि ये जो ऑडिट कराया जाए आईआईटी से कराया जाए, आईआईटी से कराया जाए, रेपुटेटेड कोई कंस्ट्रक्शन एजेंसी हो जो ये आपका ऑडिट करे, ऑडिट की सही रिपोर्ट हमें मिले। एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 फेज में बना था। फर्स्ट फेज क्या था कि इसमें 5 टावर थे, EFG और आपका EFG, आपका D टावर और S टावर। जो घटना हुई है फर्स्ट फेज के टावर D टावर के अंदर हुई है, और सेकंड फेज के टावर है A, B, C एंड J, इस सेकंड फेज के। तो फर्स्ट फेज के जो टावर थे वो एक्चुअली व्याना करके एक बिल्डर था जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था चिंटल्स इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन के दौरान चिंटल इंडिया को खामी महसूस हुई कि ये कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो उन्होंने व्याना बिल्डर से कंस्ट्रक्शन आधे अधूरे प्रोजेक्ट को 5 टावरों का 5-5, 7-7 फ्लोर बने थे, उन्होंने वापस ले लिया। चिंटल इंडिया ने गलती क्या की कि जब उनको लगा इसमें खामी है तो वो सारा डेमोलिश करके फिर से बनाना चाहिए था। उन्होंने उस 7वें मंजिल से फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया और पूरा 18 मंजिल तक ले गए। जी संदीप जी, साफ तौर पर आप लोगों की शिकायत के बावजूद यहाँ पर लापरवाही का मामला दिख रहा है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ दीक्षु कुकरेजा जी कि जो यहाँ पर संदीप जी बोल रहे हैं, आपने सुना, इसमें आमतौर पर रास्ता क्या होता है? ये जो जहां पर भी ये बोल सकते थे इन्होंने बोला, लेकिन लगता यह है कि इनकी बात सुनी नहीं गई। तो किस प्रकार से वहां पर क्या गलतियां एज एन आर्किटेक्ट जो आप देख रही हैं, जो सभी खबरें बाहर आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है वहां पर क्या हुआ? अब आगे कितना खतरा है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं बेहद ज्यादा। ये एक बहुत सीरियस इशू है, बिकॉज एक तरफ हम इतना क्लेम कर रहे हैं कि हमारे देश में हाउसिंग फॉर ऑल तैयार हो रही है, ऑब्वियसली इस तरीके की हाउसिंग तो नहीं हम चाहते ना कि लोग ऐसी दहशत में रहे कि उनकी पता नहीं छत कब गिर जाएगी। तो इट इज अ सीरियस इशू व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड एट आल्सो होलिस्टिकली। इतनी जो बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही हैं, हमें एक प्रॉपर ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब 18-18 मंजिल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जो गुड़गांव जैसे एरिया में, जिसे अर्थक्वेक जोन 4 में माना जाता है, विच इज अ वेरी हाई कैटेगरी, हाई प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ earthquakes. So all these aspects have to be considered. उसके अंदर हमें ये देखना जरूरी है कि बिल्डिंग्स की जब डिजाइनिंग होती है वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट है, जो संदीप जी ने भी बताया, कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो रहा है, बिल्डिंग चलो आगे बनती चली जा रही है, दे हैव टू बी प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑडिट्स ऑफ अ बिल्डिंग। एक डिजाइन स्टेज पे होता है, एक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ऑडिट, कि बिल्डिंग जो बन रही है उसके लेबोरेटरी में मटेरियल टेस्टिंग होती है। ये सब प्रोसीजर्स है हमारे देश में, दे जस्ट हैव टू बी पुट इनटू फोर्स। और तीसरी चीज है, जब बन के तैयार हो जाती है तब भी उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड फिट फॉर ऑक्यूपेंसी। ये पॉलिसीज जरूरी है। इसके अलावा जो एक और गंभीर विषय है वो ये है कि अगर हम मल्टी फैमिली, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, बेशक हाउसिंग हो या ऑफिस हो कल को, हाउ कैन अलाउड कि वो वहां पे एक फ्लोर पे रिपेयर शुरू कर रहे हैं, लिंटल या बीम्स, टेक्निकली तो उसे बीम कहते हैं, बीम को रिपेयर किया जा रहा है विदाउट एनी प्रोटेक्शन। अगर रिपेयर हो रहा है तो वो एलिमेंट गिर भी सकता है, जैसा यहाँ पे हुआ है। अगर उसके नीचे स्कैफोल्डिंग करी होती, स्कैफोल्डिंग का मतलब एक प्रोटेक्शन रखी होती, तो वो गिर के उस प्रोटेक्शन पे रुक जाता, उसी लेवल पे इम्पैक्ट ही ना होता उसका। इस तरीके के मेजर्स कि भी आप क्या रिपेयर करने जा रहे हैं, उसकी कोई परमिशन ली गई है अथॉरिटी से, वहां की जो लोकल रेजिडेंट एसोसिएशन है या किसी इंजीनियर की है कि किस तरीके की रिपेयर होगी। बिल्कुल, कई सवाल उठ रहे हैं। और संदीप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी संदीप, बिल्कुल संक्षिप्त में बोलिएगा, वक्त हमारे पास कम हो रहा है। अभी सर की बात मैंने सुनी, आप सही कह रहे हैं। 6th फ्लोर पर जो लेंटर का रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, उसके नीचे कोई शटरिंग नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था। वो पुराने लेंटर के ऊपर नया लेंटर डाल रहे थे। पुराने लेंटर को इन्होंने हाफ रफ किया, उसके ऊपर लेंटर डाला, वो पुराना लेंटर लोड नहीं ले पाया, वो नीचे आ गया। इन्होंने कोई शटरिंग नहीं की हुई थी।
इसलिए ये हादसा हुआ है। चीजें हैं जिसकी बड़ी दीक्षित जी, जरूरत है। एक बहुत संक्षिप्त में आपसे एक सलाह चाहेंगे हम, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं। दूसरी चीज यह है कि भारत में जब कोई घर खरीदता है तो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा, कई बार जिंदगी भर की कमाई उसमें लगती है। तो ऑप्शंस क्या हैं? एक तो सेफ्टी ऑप्शन अब क्या है इस सोसाइटी के लोगों के पास, और बाकी और कहीं भी जहां पर इस तरह से लोगों को संदेह हो। दूसरा कि पैसों का क्या होगा जो कमाई उसमें लोगों की लगी हुई है। नहीं, ये बहुत अहम सवाल है आपके, क्योंकि लाइफ लॉन्ग अर्निंग्स लोगों की लगी हुई है। कई जगह तो उनको मकान ही नहीं मिलते, और मकान मिलते हैं तो इस तरीके के मिलते हैं। तो ये तो एक सीरियस रिव्यू चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पॉलिसी, फ्रॉम द एजेंसीज। दे हैव टू डिसाइड। बट मेरे हिसाब से अभी ये बहुत जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट की जो इन्होंने हिस्ट्री बताई है संदीप जी ने, इट इज एब्सोल्युटली पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की इसके यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग और सीरियस स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग फ्रॉम अ रिप्यूटेड एजेंसी लाइक IIT should be carried out। उससे पहले बिल्डिंग should be not declared safe for habitation, और तब तक जो डिस्प्लेस किया जाएगा, which is very very unfortunate, पास ही में कहीं उनके लिए प्रोविजन करनी चाहिए। और वो डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट ऑब्वियसली ये एंड यूजर्स के ऊपर तो नहीं आनी चाहिए ना। दिस इज समथिंग विच द पर्सन हु हैज डेवलप्ड दिस प्रोजेक्ट, ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, स्पेशली बिकॉज ये बिल्डिंग तो अभी अंडर वारंटीज एंड गारंटीज है। अगर 4 साल पुराना कॉम्प्लेक्स है तो इसमें रेजिडेंट्स की तो कोई गलती नहीं है ना कि वो यहाँ शिफ्ट कर बैठे हैं। तो रेजिडेंट्स की कोई गलती नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि रेजिडेंट्स बाकी सुरक्षित होंगे, और जो कदम उठाए जाने चाहिए, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो सभी इसमें शामिल हैं, वो कदम उठाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि सभी सुरक्षित रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया दीक्षित जी, और संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी सेफ रहें, ये सबसे बड़ी चीज है। और निश्चित तौर पर लोग डर गए हैं, इस तरह की चीज हुई है, लेकिन जो नियम कायदे कानून है उनको जब तक उनका पालन नहीं किया जाएगा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इसमें मकान खरीदने वालों की गलती नहीं है, लेकिन नजर रखनी होगी जो मकान बना रहे हैं बिल्डर, या फिर जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है उस पर, ये बेहद जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने NDTV से बातचीत में कहा कि पहले दौर के बाद बीजेपी की गर्मी निकल गई है। मैं इस वक्त रामपुर में हूं और आप देख सकते हैं कि रथ यात्रा निकल रही है। अखिलेश यादव जी हमारे साथ में हैं, अब्दुल्ला हमारे साथ में हैं। अखिलेश जी बताइए, पहले चरण का मतदान हो चुका है, हवा किस ओर बह रही है? पहले चरण ने ही भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और वहाँ के किसान ने अपने मान सम्मान से जोड़ करके चुनाव को देखा है और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया। उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, उनका हर विज्ञापन विकास का झूठा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हुआ है, दूसरे चरण में और सफाया होगा, आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से पता नहीं लगेगा। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश थी उसका क्या कोई जमीन पर इम्पैक्ट हुआ? पहले मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से पुरानी चीज़ों को याद दिलाया गया या उन बातों को कहा गया जिनसे बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले चरण में ही गर्मी ठंडी हो गई है। उनकी गर्मी निकाल दी पहले चरण के लोगों ने, और उनके कार्यकर्ता और तमाम समर्थक भी अब ठंडे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कर्नाटक वाले के मामले को भी काफी उछालने की कोशिश हुई है, हिजाब के मुद्दे को। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है। ये प्रिविलेज किसी के पास नहीं है। कैसे? ये प्रिविलेज किसी के पास नहीं है कि किसी मुद्दे को कितना हाईलाइट करना है। ये प्रिविलेज अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो जब चाहती है तब किसी भी मुद्दे को किसी भी सीमा तक ले जा सकती है। अच्छा सर, रामपुर में है, आजम खान के ऊपर में तमाम सारी बातें हो रही हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि आजम खान अभी जेल में है और आजम खान को भी एक मुद्दा बीजेपी बना रही है? देखिए, छोटी सोच के लोगों की छोटी ही बातें होती हैं, और जिस तरह के मुकदमे लगे हैं, जिस तरह की धाराएं लगी हैं, ये सभी मुकदमे झूठे हैं, जानबूझ करके फंसाया गया है। मुझे उम्मीद है और भरोसा है न्यायालय पर कि एक दिन आजम खान साहब जरूर बाहर आएंगे। और चुनाव में रहते तो बात अलग थी, लेकिन जिस तरीके से विकास और जिस तरीके से
आजम खान साहब की पहचान रही है कि उन्होंने रामपुर को तरक्की खुशहाली से जोड़ा है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी लाने का काम किया है, यहाँ पर विकास किए हैं। शायद 5 साल में रामपुर की जनता ने देखा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन सर किताब चोरी, भैंस चोरी, तमाम सारे जो है मुकदमे, 200 मुकदमे हैं परिवार के ऊपर। दोनों को मिलकर के 350 मुकदमे, दोनों को मिलाकर के बड़ी संख्या में मुकदमे लगाए गए हैं और वो बहुत छोटे छोटे मुकदमे हैं। मैं ये कहता हूँ छोटी सोच के लोग इसी तरह का छोटा काम कर सकते हैं। अच्छा, एक उन्नाव केस को भी हवा देने की कोशिश है। बीजेपी के तमाम सारे नेता वहाँ पहुँच रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता के खेत में कोई लाश मिली है युवती की और अपराध से जोड़ रहे हैं उसको। जिस नेता के बारे में वो कह रहे हैं वो नेता समाजवादी पार्टी के 4 साल पहले देहांत हो चुका है उनका। अच्छा। और उनके जो बेटे के आरोप लगा वो समाजवादी पार्टी के कहीं सदस्य नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब पुलिस को जानकारी थी तो कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की, इतना देर क्यों लगा, मुकदमा तहरीर कब दी गई और कार्रवाई कब हो रही है, तो आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी, पुलिस की जिम्मेदारी क्या थी? अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, कोई जानकारी थी, तो इतने दिनों पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अच्छा, अभी एक अंतिम सवाल सर, मीडिया को लेकर अभी आपके पास तमाम सारे बयान जो है, ईमानदारी और ये सारी चीजें, उस बयान के पीछे सर क्या मकसद है? नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है। में भी हमने देखा नहीं, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ईमानदार हैं, अगर आप बुरा मान जाओ तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब मैं शब्द ही कोई दूसरा इस्तेमाल करूँ? मेरी कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं प्रेस के लोगों को इस तरह कहना चाहता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब्दुल्ला से बात करेंगे। अब्दुल्ला, ये बताओ कि आपका एक रोने का वीडियो वायरल हुआ, आपने तमाम सारे आरोप लगाए, क्या आपको लगता है कि आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है? अभी आपने खुद ये कहा भैंस चोरी, किताब चोरी जैसे मुकदमे हैं, इनकी और क्या वजह हो सकती है? जिस परिवार के ऊपर कभी 151 का कोई मुकदमा नहीं हुआ, वो पिछले 3 सालों में 350 मुकदमों का मुलजिम हो गया, भूमाफिया हो गया, माफिया हो गया। अगर हम माफिया और भूमाफिया होते तो ये लोग ऐसे मोहब्बत करते होते? अगर हमने जुल्म किया होता और यहाँ आतंक होता तो आजम साहब इस सीट से 9 बार विधायक होते, मेरी आज सांसद होते, मेरी वालदा MLA कैसे होती, मैं MLA कैसे होता? ये बहुत सवालात हैं। अब अगर मुद्दों की बात नहीं करनी और बात को कहीं और डाइवर्ट करके लेके जाना है तो उसका तो कोई इलाज नहीं। अच्छा, जो जमानत नहीं मिली उससे कुछ चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ा क्या? जो तब कि आजम खान जेल से, मैंने एक जगह ये कहा था कि बीजेपी जब 10 मार्च को इस बात का चिंतन करेगी कि क्या गलतियाँ हुई, तो उसमें एक सबसे बड़ी गलती जो होगी उसमें ये होगी कि आजम खान साहब को बेगुनाह जेल में डाला गया। इसका एहसास भाजपा को 10 मार्च को जरूर होगा। अच्छा, रामपुर के नवाब भी, फादर जो है रामपुर से लड़ रहे हैं, बेटा स्वार टांडा से लड़ रहा है, कोई मतलब नहीं इन बातों का, कोई नहीं। 10 मार्च को जनता खुद बता देगी। आप देखिए ना अगर क्या है रिस्पॉन्स। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव और अब्दुल्ला का रथ है और तमाम सारी भीड़ है यहाँ पर, और पहले चरण को लेकर बहुत आश्वस्त हैं अखिलेश यादव। उनका ये कहना है कि जो गर्मी थी वो बीजेपी वालों की शांत हुई है। रामपुर से कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ रविशंकर शुक्ला, NDTV इंडिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बीजेपी का प्रचार करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फुटाया तो फुटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने
स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है, देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है मेरे से देश ऊपर है, लोग बोलता है परिवार मुझसे ऊपर है, लोग बोलता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। वो जननी को आप क्वेश्चन करेगा, वो जननी को आप सवाल करेगा। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक घर के गिरने से 4 से 5 लोग दब गए हैं। पुलिस ने जेसीबी की मदद से घायलों को बाहर निकाल लिया है, लेकिन अब भी 2 लोग दबे हुए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये इलाका राजीव रत्न आवास नाम से जाना जाता है।